12 में हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बेसिकली बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। मैं समझता हूँ कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए ज्यादा इजी होता है कि सिर्फ क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कौन सी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास टोटल डिस्ट्रीब्यूशन दो किस्म की होती हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो तीन किस्म की हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी एंड पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द वन एंड ओनली नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको सिमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाए तो गलत नहीं है, इसको कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाए तो भी गलत नहीं है, एक ही चीज है ये। ओके, अब सबसे पहले हम लोगों ने देखना होता है कि हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं उसमें जो इवेंट हम लोग करने जा रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस है या डिस्क्रीट है। मतलब मैंने अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वेट के बारे में, वेट्स वजन हाइट के बारे में, तो देखिए ये कौन से वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा, इसके लिए हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यूज। लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं सिलेक्शन करने जा रहा हूँ, मैं कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहा हूँ, मैं डाइसिस या कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो भाई ये तो मुझे पता है कि 52 कार्ड में से कितने कार्ड सेलेक्ट करूंगा। क्या मैं कह सकता हूँ 3.75 कार्ड सेलेक्ट किए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने 10 कॉइन्स टॉस किए, उसमें से 7.25 मेरे पास हेड आए? नहीं, या 7 होंगे या 8 होंगे, तो डिस्क्रीट नहीं हो गया। तो जब यहाँ पर आओ तो आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि इवेंट्स कौन सा है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। अगर हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स हों तो हमेशा हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो जाती है, और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों तो हमेशा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो जाती है। अब डिपेंडेंट इवेंट्स कौन कौन से है भाई? हर वो इवेंट जिसमें सिलेक्शन हो रही है डिपेंडेंट इवेंट। जैसे हम लोग कहते थे बॉयज एंड गर्ल्स में से सिलेक्शन करो, रेड एंड ब्लू बॉल्स में से सिलेक्शन करो, रेफरीज में से सिलेक्शन करो, तो बेसिकली ये सारी की सारी हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही थी जो इससे पहले भी आप लोग करते हैं। सिर्फ आपको नाम का पता जाके ना चैप्टर नंबर 12 में चलता है, चैप्टर नंबर 11 में आप लोग हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं, जहां जहां आपने सिलेक्शन की थी वहां वहां आपने हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही अप्लाई की थी। जबकि जब बाइनोमियल की बात करें, हमने कहा इंडिपेंडेंट इवेंट्स, याद रखिएगा कि ये जो कॉइन्स का टॉस करना है, डाइसिस का रोल करना है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, लेकिन कार्ड्स की सिलेक्शन ये डिपेंडेंट इवेंट्स है। स्टूडेंट्स में से सिलेक्शन, जहां पर सिलेक्शन आ जाए वो डिपेंडेंट इवेंट्स है, वहां पे हाइपर ज्योमेट्रिक अप्लाई हो जाएगा। लेकिन कॉइन्स और डाइसिस के लिए हमेशा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाता है। अब बात आती है कि भाई पॉइसन कहाँ पे यूज होता है? तो भाई जहां पर किसी स्पेसिफिक टाइम प्लेस पे किसी सर्टेन इवेंट की अक्रेंस की बात की जाए या उस इवेंट का रेट आपको बता दिया जाए, वहां पर हमेशा पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाती है। मतलब मैं आपसे कहूं कि भाई मैं 3 मिनट्स में 10 कॉल्स रिसीव करता हूं, ये एक इवेंट की अक्रेंस है, स्पेसिफिक टाइम के अंदर किसी इवेंट की अक्रेंस है। आपने देखा कि भाई एक दिन के अंदर यहाँ पर 3 एक्सीडेंट हो जाते हैं, स्पेसिफिक टाइम में किसी इवेंट की अक्रेंस है। आपने देखा कि भाई रेट की जो मैंने बात की, रेट से क्या मुराद है? जैसे मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, मैं इनकी बात कर रहा हूं कि हम लोग कहें कि भाई हमारे पास 1000 वर्कर्स हैं और उनमें से 2 वर्कर्स की डेथ हो जाती है ड्यू टू अनफेयर कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस, तो क्या रेट बन जाएगा? 2/1000। ये रेट जहां पर भी पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाता है। अब पॉइसन और बाइनोमियल में बेसिकली कोई खास फर्क होता नहीं, सिर्फ क्या फर्क आता रहता है कि इसमें एन और पी की वैल्यूज को देखा जाता है। अब बाइनोमियल कहता है कि भाई
और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो ज्यादा है, तो बाइनोमियल अप्लाई हो जाएगा। तो कम और ज्यादा से क्या मुराद है, तो उसने डिफाइन किया कि अगर आपका सैंपल साइज 30 से लेस देन और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5% से ग्रेटर देन है तो बाइनोमियल यूज है, और अगर इसका उलट है तो पॉइजन यूज। मतलब लार्ज सैंपल, लेकिन उस वक्त जब उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5% से कम, जैसे कोई एक्सीडेंट हो, पेशेंट हॉस्पिटल में जाए और डॉक्टर कहे कि जनाब हम अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं, आप दुआ करें। हम पूछें भाई फिर भी कोई चांसेस वगैरह, कहते हैं 2% चांसेस हैं बचने के, तो मतलब नहीं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बाइजोन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5% से कम और सैंपल साइज 30 से ज्यादा है तो पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5% से ज्यादा और सैंपल साइज 30 से कम है तो फिर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई। बात क्लियर हो गई? आप लोगों ने मेरे नोट्स में से इनको अच्छे तरीके से जरा रिवाइज कर लेना। ये सारी बातें मेरे नोट्स में लिखी हुई हैं, ईच एंड एवरीथिंग, और इनकी तमाम तर प्रॉपर्टीज वहां पे मेंशन है। और साथ में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।